नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। पहले सत्ते पे सत्ता यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। पाकिस्तान से सटे 4 राज्यों में कल मॉक ड्रिल होने वाली है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर में मॉक ड्रिल को लेकर तैयारियां चल रही हैं। कल शाम सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल होगी। ये मॉक ड्रिल आतंकी खतरों से निपटने के लिए भारत की तैयारी को दिखाएगी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही देश भर की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। सत्ता में आज बांग्लादेश में चल रही इस्लामिक शासन वाली चर्चा को डिकोड करेंगे। 1971 के नरसंहार का मुजरिम अजरुल इस्लाम जेल से रिहा हो चुका है। अब वो इस्लामिक राज वाला पैगाम दे रहा है। आपको बताएंगे कि कैसे यूनुस की सत्ता कट्टरपंथियों की कठपुतली बन चुकी है। सत्ता में आज जेट इंजन वाले राष्ट्रवाद की भी बात होगी, जिसकी चर्चा कावेरी इंजन को लेकर हो रही है। आपको भारत के स्वदेशी कावेरी इंजन की स्टेटस रिपोर्ट दिखाएंगे। ये भी बताएंगे कि भारत का स्वदेशी इंजन वाला इंतजार कब खत्म होगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने लोगों से जम्मू कश्मीर आने की अपील की है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद कम हो रहे पर्यटकों की संख्या को देखते हुए ये अपील की गई है। उन्होंने कहा है कि भोलेनाथ भी आपका इंतजार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह केस में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को जांच के लिए और समय दिया है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी के बाद विजय शाह विवादों में हैं। हालांकि गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी। आज किसानों के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। एमएसपी के लिए 2,07,000 करोड़ की मंजूरी दी गई है। उत्पादन लागत पर 50% लाभ सुनिश्चित किया गया है। दलहन, तिलहन, कपास का समर्थन मूल्य बढ़ाने का फैसला लिया गया है। सत्ता के न्यूज मित्रों को कोरोना वाला अपडेट भी दे दें। कोरोना के नए वेरिएंट के एक्टिव केस 1,000 से भी ज्यादा हो चुके हैं। महाराष्ट्र में 66, कर्नाटक में 36 और नोएडा में कोरोना के 19 नए मरीज मिले हैं। सत्ता में सबसे पहले बात हम करेंगे बांग्लादेश की, जहां नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की सत्ता में कट्टरता का भरपूर विस्तार हो रहा है। वहां की सरकार आतंकियों और कट्टरपंथियों के हित में फैसले ले रही है। वहां की अदालत खूंखार आतंकियों को आजाद करा रही है। ये वीडियो ऐसे फैसलों का लेटेस्ट सबूत है। ये कट्टरपंथी यूनुस सरकार का नया कारनामा है। खुली जीप में सवार होकर अपने समर्थकों का अभिवादन कर रहा ये शख्स कोई चैंपियन नहीं है, कोई सेलिब्रिटी नहीं है और न ही बड़ा नेता है, बल्कि एक खूंखार आतंकी है। 1500 लोगों का हत्यारा, बलात्कार, लूटपाट का दोषी है, फांसी की सजा पा चुका अपराधी है। इसका नाम है अजरुल इस्लाम और ऐसे अपराधी को बांग्लादेश में अदालत बरी कर रही है। बांग्लादेश का सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले को पलट रहा है। यहाँ की सरकार इसे नफरती भाषण देने की खुली छूट दे रही है। पुलिस इसकी सुरक्षा और आव भगत में लगी है और बांग्लादेश की जमाती सरेआम इसके समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। खुलेआम इसके समर्थन में रैलियां निकाल रहे हैं। बांग्लादेश में अब वही हो रहा है जो पाकिस्तान में होता रहा है। जैसे पाकिस्तान में आतंक के आकाओं को संरक्षण और वीआईपी सुविधा मिल रही है, जैसे हाफिज सईद और मसूद अजहर को बचाया जा रहा है, ठीक उसी तरह बांग्लादेश में अजरुल इस्लाम जैसे आतंकी को हीरो बताकर पेश किया जा रहा है। और मोहम्मद यूनुस अपनी आंखों पर काली पट्टी बांधकर बनकर बांग्लादेश को कट्टरवाद राष्ट्र बना रहे हैं। तो सवाल है, क्या बांग्लादेश अब इस्लामिक कट्टरपंथ की राह पर जा रहा है? क्या अब बांग्लादेश इस्लामिक राष्ट्र बनने की राह पर है? क्या अपनी कुर्सी बचाने के लिए मोहम्मद यूनुस की सरकार आतंकियों के सामने संपूर्ण सरेंडर कर चुकी है? आपको बता दें कि जमात इस्लामी का नेता अजरुल इस्लाम बांग्लादेश में 1971 के नरसंहार का गुनहगार है। बांग्लादेश की सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक ऐतिहासिक निर्णय में उसे बरी किया था। इसके बाद बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इसकी भी तस्वीरें दिखाएंगे, आक्रोश की आवाज सुनाएंगे। लेकिन पहले देखिए कैसे कट्टरपंथियों के सामने बांग्लादेश की सरकार, पुलिस, पूरी व्यवस्था नतमस्तक है। आपको बताते हैं, जेल से रिहा होने के बाद अजरुल इस्लाम कैसे बांग्लादेश को इस्लामिक कट्टरपंथ की तरफ ले जा रहा है। बांग्लादेश में इस्लामिक समाज तैयार करना है। सब अगर एक हो जाएं तो फिर हमें कोई नहीं रोक सकता। जन्नत पाने का एक ही रास्ता है, यहाँ पर ही शहादत देनी पड़ेगी।
अल्लाह जिसे जिंदा रखना चाहे उसे कोई नहीं मार सकता। अल्लाह ने इसलिए जिंदा रखा ताकि देश में इस्लामी राज आ सके। यहाँ पर नोट करने वाली बात तो ये है कि बांग्लादेश में पाकिस्तान वाली भाषा ज़रूर बोली जा रही है। यहाँ के जमाती और कट्टरपंथी इस्लामी घोषणा ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश भाषा के आधार पर पाकिस्तान से अलग हुआ था। बांग्लादेश की आज़ादी की बुनियाद बांग्ला राष्ट्रवाद था। बांग्लादेश जब बना तो उसने बांग्ला राष्ट्रवाद और सेक्युलर गणतंत्र को अपनाया था। बांग्लादेश के संविधान के अनुच्छेद 2 के मुताबिक इस्लाम वहाँ राजकीय धर्म है। साथ ही अनुच्छेद 12 में कहा गया है कि बांग्लादेश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और दूसरे धर्म के लोगों को भी बराबर का अधिकार हासिल है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ अजरुल इस्लाम जैसे आतंकियों के पास शिफ्ट हो चुके हैं। सत्ता प्रेमी मोहम्मद यूनुस के कट्टर प्रेम को भी समझिए। अजरुल इस्लाम जमात इस्लामी का नेता है। मोहम्मद यूनुस की सरकार को बांग्लादेश जमात इस्लामी संगठन भी समर्थन कर रहा है। जमात इस्लामी के बारे में कहा जाता है कि ये बांग्लादेश के मुक्ति युद्ध के दौरान पाकिस्तान के साथ था। हकीकत ये है कि आज भी जमात पाकिस्तान के ही साथ है, जिसका असर बांग्लादेश में आए दिन देखने को मिलता है। लेकिन बांग्लादेश में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो यहाँ की सत्ता से नाराज हैं, जो अजरुल इस्लाम को आज भी आतंकी मानते हैं। इसे आज भी 1971 के मुजरिम के रूप में देख रहे हैं। उनका कहना है कि बांग्लादेश कभी भी कट्टरपंथ की आक्रामकता को स्वीकार नहीं करेगा। ये आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस देशद्रोही शक्तियों को बचाना चाहती है। बांग्लादेश में लोगों के आक्रोश को समझने के लिए आपको 1971 की पूरी कहानी भी जाननी चाहिए, क्योंकि 73 वर्षीय अजरुल इस्लाम के कट्टरपंथी कारनामों वाले इतिहास के हर पन्ने में नरसंहार है। इसी को देखते हुए वर्ष 2014 में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने अजरुल इस्लाम को मौत की सजा सुनाई थी। अदालत ने 3 मामलों में फांसी और 2 मामलों में उम्र कैद की सजा दी थी। इसके बाद वर्ष 2019 में बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखा था। बाद में पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई और आज नरसंहार का ये मुजरिम जेल से रिहा भी हो चुका है। खुलेआम रैली कर रहा है, इस्लामिक शासन की बात कर रहा है। आपको बता दें, वर्ष 1971 के मुक्ति संग्राम में मुक्ति वाहिनी के खिलाफ पाकिस्तानी सेना ने प्रॉक्सी लड़ाई के लिए अल बद्र नाम का एक सैन्य समूह बनाया था। इसके ज्यादातर सदस्य जमात इस्लामी से आते थे। अल बद्र ने पाकिस्तानी सेना की शह पर पूरे बांग्लादेश में नरसंहार किया था। अजरुल इस्लाम इसी अल बद्र का रजाकार था। मुक्ति संग्राम में अजरुल इस्लाम ने पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर रंगपुर क्षेत्र में अत्याचार की सारी सीमाएं पार कर दी थी। मार्च 1971 के मार्च के दौरान भी पाकिस्तान सेना ने ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया था, जिसमें ढाका विश्वविद्यालय को टारगेट किया गया था। इसके बाद कई हिंदू बस्तियों पर हमले हुए, हजारों नागरिकों की हत्या की गई। कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। 16 अप्रैल 1971 को मकसदपुर गांव में अजरुल इस्लाम ने निहत्थे लोगों की हत्या की, लूटपाट की और घर जलाए। 17 अप्रैल को ज़रूआबिल में 1200 से ज्यादा हिंदू नागरिकों का नरसंहार किया गया था। अब मुक्ति संग्राम के दौरान मानवता के विरुद्ध अपराधों के मामले में इसे बरी कर दिया गया है। फिलहाल यही देखने को मिल रहा है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतें हावी हो रही हैं, जो खतरे की घंटी है। सत्ता में अब हम अपने न्यूज़ मित्रों को ऐसी खबर के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे जुड़ा कोई व्हाट्सएप मैसेज या एक्स पोस्ट शायद आपने भी देखा हो और उसे आगे फॉरवर्ड भी कर दिया हो। ये मैसेज उस कावेरी जेट इंजन वाले राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ है जिसका नाम अचानक से हर जगह चर्चा में है, और इसीलिए आज हमने इस जेट इंजन के जरिए सोशल मीडिया पर उठे देश प्रेम वाले तूफान पर आपके लिए सत्ता की कुंजी तैयार की है। दरअसल भारत पाकिस्तान के सैन्य संघर्ष रुकने के कुछ दिन बाद सोशल मीडिया पर एक कैंपेन शुरू किया गया है जिसका नाम है #FundKaveri Engine। इस कैंपेन के तहत यूजर्स कावेरी इंजन के प्रोजेक्ट को तेज करने और इसके लिए अधिक फंड जुटाने की मांग कर रहे हैं।
ये अभियान ऐसे समय में शुरू किया गया है जब भारत ने स्वदेशी हथियारों के जरिए सिर्फ 8 दिन में पाकिस्तान को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। और अब देश की उम्मीदें हैं कि भारत के पास अपना स्वदेशी जेट इंजन भी हो और ये सपना प्रोजेक्ट कावेरी के जरिए ही पूरा हो सकता है, क्योंकि कावेरी उस फाइटर जेट के इंजन का नाम है जो आत्मनिर्भर भारत का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये भारत का एक स्वदेशी टर्बोफैन जेट इंजन है जिसे DRDO के अंतर्गत गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट द्वारा विकसित किया जा रहा है। कई दशकों से इसकी टेस्टिंग चल रही है, लेकिन आज भी इस इंजन को एक फाइटर जेट में लगाने लायक नहीं बनाया जा सका है। इसीलिए आज आपको ये जानना चाहिए कि अंतरिक्ष में बड़े बड़े रॉकेट भेजने वाले भारत के पास आज़ादी के 78 वर्ष बाद भी एक लड़ाकू विमान का इंजन क्यों नहीं है। फिलहाल भारत के स्वदेशी कावेरी इंजन की स्टेटस रिपोर्ट ये है कि इसकी फ्लाइंग टेस्टिंग DRDO अभी रूस में कर रहा है। वैसे तो कावेरी इंजन को तेजस जैसे स्वदेशी LCA में लगाने का प्लान था, लेकिन क्योंकि अभी ये उस स्थिति में नहीं पहुंचा है, इसीलिए इसे भारत में बने लंबी दूरी के अनमैन्ड एयर व्हीकल UAV की पावर बढ़ाने के लिए तैयार किया जा रहा है। लेकिन आज आपको इस कावेरी इंजन की दिलचस्प कहानी जाननी चाहिए जो देश की सामरिक शक्ति का इंजन बन सकता है। और इसके लिए अभी करोड़ों लोगों में कावेरी इंजन वाला राष्ट्रवाद दिखाई दे रहा है। शायद आप ये ना जानते हो कि दुनिया में देश तो 193 हैं, लेकिन फाइटर जेट का इंजन पूरे विश्व में सिर्फ 4 देश बनाते हैं और इनमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस शामिल हैं। जबकि चीन रिवर्स इंजीनियरिंग यानी नकल से जेट इंजन बनाता है और लड़ाकू विमानों के लिए जेट इंजन रूस से भी लेता है, इसीलिए उसे आधिकारिक तौर पर इस लिस्ट में शामिल नहीं कर सके। लेकिन अब भारत जेट इंजन वाले इस एलीट क्लब में शामिल होने की पूरी कोशिश कर रहा है और इसी कोशिश का नाम है कावेरी। वैसे भारत के इस कावेरी वाले सपने की शुरुआत 80 के दशक में हुई थी, जब गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी GTRE ने बेंगलुरु में लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर के लिए इंजन बनाने का काम शुरू किया और नाम दिया कावेरी। तब से अब तक इस प्रोजेक्ट पर करीब 30,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट आज भी पूरी तरह कामयाब क्यों नहीं हुआ वो समझिए। भारत ने इंजन तो बना लिया, लेकिन इसका वजन 135 किलोग्राम ज़्यादा था, जो कम होना चाहिए था। और दूसरी वजह थी इंजन का थ्रस्ट फोर्स जो 70 किलो न्यूटन था और 81 किलो न्यूटन होना चाहिए था। थ्रस्ट किसी इंजन से पैदा होने वाला वो पावर है जिससे विमान हवा में उड़ता है और थ्रस्ट जितनी ज़्यादा होगी इंजन उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा और फाइटर जेट की रफ्तार उतनी ही ज़्यादा। हालांकि भारत को अभी इसमें कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन प्रयास जारी है और आप जानते हैं कोशिशें ही कामयाब होती हैं। स्वदेशी फाइटर जेट इंजन बनाने का सपना धीरे धीरे वास्तविकता में तब्दील हो रहा है। हम सीधी तस्वीर आपको कावेरी इंजन की दिखा रहे हैं, जिसको कि UAV में प्लेस किया जाएगा और ड्राई कावेरी इंजन के इन फ्लाइट परीक्षण के लिए FTV आपको बता दूं कि उसको लगाया जाएगा और उसके बाद इसके तमाम तरह के जो टेस्ट है वो किए जाएंगे। भारत में जहाँ तक हमारी डिफेंस प्रोडक्शन है, सबसे बड़ी कमज़ोरी अभी तक इंजन की ही रही है। अब इस कावेरी इंजन के साथ एक बार जब ये ट्रायल कंप्लीट हो जाएगी तो ये जो हमारा भारत का AMCA प्रोग्राम है, उस एयरक्राफ्ट में 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है भारत का, उसमें लगेगा। अब जाके भारत की डेवलपमेंट R&D में मुझे लगता है काफ़ी हद तक आगे जा चुकी है और एक बार अगर ये कावेरी इंजन सक्सेसफुल हो जाएगा तो मुझे लगता है कि भारत की लीडिंग जो फाइटर जेट एयरक्राफ्ट में वन ऑफ द लीडिंग नेशन बन जाएंगे।
रूस में जाके ये हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग होगी। उनका IL-76 एक मॉडिफाई किया गया है और वहाँ पर इसकी टेस्टिंग होगी। जब भी स्लॉट मिलता है ये टेस्टिंग का 25 घंटे रहते हैं और मेरे ख्याल से 1-2 महीने के अंदर ये भी इसकी भी टेस्टिंग पूरी हो जाएगी। तो जब ये सक्सेसफुल, अगर ये सक्सेसफुल हो गया और इसकी कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो गई, तब मैं समझता हूँ ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी तरक्की की बात है। वैसे आज कई न्यूज़ मित्र ये सोच रहे होंगे कि भारत के पास फाइटर जेट तो बहुत है, स्वदेशी फाइटर जेट भी हैं, तो स्वदेशी इंजन वाली कमी आज भी हमें क्यों चुभती है, उसे भी समझिए। भारत के पास मेघ और सुखोई जैसे फाइटर जेट हैं जो रूस से बनकर आए। भारतीय वायुसेना के पास मिराज और राफेल जैसे जबरदस्त लड़ाकू विमान हैं जो फ्रांस से लिए गए हैं। इसके अलावा भारत के पास 2 स्वदेशी फाइटर जेट भी हैं जिनका नाम है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस और तेजस मार्क 1। लेकिन दोनों ही विमानों में जो इंजन लगा है वो अमेरिका का है, जिसका नाम है GE जनरल इलेक्ट्रिकल्स यानी 404। मतलब अब तक ये होता रहा है कि अमेरिका या रूस जैसे देश हमें फाइटर जेट का इंजन तो दे देते हैं, लेकिन वो तकनीक नहीं देते जिससे हम अपना जेट इंजन बना सके। लेकिन अच्छी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के जून 2023 के अमेरिकी दौरे में इस पर सहमति बन गई कि अब भारत अमेरिका मिलकर जेट इंजन बनाएंगे और अमेरिका 80% तकनीक भी ट्रांसफ़र करेगा, जबकि 20% तकनीक उसी के पास रहेगी। इसलिए अब डिमांड हो रही है कि जब DRDO जैसा काबिल रिसर्च इंस्टीट्यूट है तो उसे फंड दिया जाए, इंजन बनाने की तकनीक का एक्सेस दिया, जिससे स्वदेशी जेट इंजन भारत में ही तैयार किया जा सके। वैसे ऐसा नहीं है कि भारत ने प्रोजेक्ट कावेरी से पहले कभी भी स्वदेशी जेट इंजन बनाने का प्रयास नहीं किया। आज़ाद भारत में पहली बार ये कोशिश 50 के दशक में हुई, जब भारत के तत्कालीन PM पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और उन्होंने देश की सरकारी कंपनी HAL के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को जेट इंजन बनाने के लिए प्रेरित किया। कोशिश में कोई कमी नहीं रही, पर उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं मिला, क्योंकि भारत की कंपनी विमान का ढांचा तो बना लेती थी, लेकिन इंजन बनाने में सफलता नहीं मिल रही थी। तब जाकर जवाहरलाल नेहरू ऐसे इंजीनियर की तलाश में जुट गए जो भारत के लिए उसका ये सपना पूरा कर सकता था। और तभी इस कहानी में एंट्री हुई जर्मन इंजीनियर कुर्ट टैंक की, जिन्हें जेट इंजन बनाने में महारत हासिल थी। पंडित नेहरू ने कुर्ट टैंक को प्रस्ताव दिया कि वो भारत के लिए एक फाइटर जेट बनाए, और तब 1956 में कुर्ट टैंक ने HAL के साथ मिलकर इस पर काम शुरू किया। साल 1961 में भारत का पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान बनकर तैयार हुआ और इसे नाम दिया गया HAL HF-24 मारुत, जो फाइटर जेट भी भारत का था और इसका इंजन भी स्वदेशी था। लेकिन विमान को आवाज़ से ज़्यादा स्पीड पर उड़ना था, जो नहीं हो सका। मतलब जो जेट इंजन बना वो कमज़ोर था और इसीलिए आगे चलकर ये कामयाब नहीं हो सका। हालांकि अप्रैल 1967 को फाइटर जेट HF-24 मारुत को भारतीय वायुसेना में शामिल भी किया गया और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में मारुत ने पहली जंग भी लड़ी, जिसमें दुश्मन देश के कई टैंक तबाह किए गए। लेकिन रफ्तार बढ़ाने की तमाम कोशिशों के बाद भी जब कामयाबी नहीं मिली तो 1990 में उसे रिटायर कर दिया गया और तब से लेकर अब तक भारत का स्वदेशी इंजन वाला सपना अधूरा ही है। लेकिन ये इंतज़ार ख़त्म होगा, देश के करोड़ों लोगों को ये विश्वास है। सत्ता में खबरों के स्टेयरिंग को अब जम्मू कश्मीर की तरफ मोड़ते हैं, जहां 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमले के बाद कश्मीर की जनता के सामने बड़ा संकट आ गया है और इसकी बड़ी वजह है पर्यटन में भारी कमी। और इस संकट को दूर करने के लिए अब बाबा भोलेनाथ का सहारा लिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पूर्व CM और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि हमें पूरा अफसोस है जो हुआ, लेकिन ये हमने नहीं किया। मैं पूरे वतन के लोगों से कहना चाहता हूँ, आप वापस आइए, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम ही नहीं, यहाँ भोलेनाथ भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा आइए, हर तरफ से आइए। दरअसल आतंकी हमले के बाद से राज्य में पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई है। होटल बुकिंग रद्द हो रही है और स्थानीय व्यापार पर इसका सीधा असर दिख रहा है।
ऐसे वक्त में जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पर्यटकों से अपील की है कि वो डर या भ्रम के आधार पर जम्मू कश्मीर से दूर न रहें। पर्यटकों के डर को दूर करने के लिए फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला दोनों कल पहलगाम पहुंचे। सीएम उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम में ही कैबिनेट की बैठक की, टूरिज्म से जुड़े संगठनों के साथ बैठक की, जबकि फारूक अब्दुल्ला ने पहलगाम के गोल्फ कोर्स में गोल्फ खेला। आज दोनों नेता गुलमर्ग पहुंचे। सरकार की कोशिश है कि जम्मू कश्मीर के प्रति लोगों के मन में जो डर है उसे दूर किया जाए। हालांकि जिस तरह से लोगों का धर्म पूछकर 26 लोगों की हत्या कर दी गई, उसके बाद ये डर दूर करना आसान काम नहीं है। मेरी हुकूमत की तरफ से मुकम्मल ये कोशिश रहेगी कि हम टूरिज्म को यहाँ के हालात से जो है इंसुलेट करें। हम चाहते हैं कि दुनिया जम्मू कश्मीर की टूरिज्म को एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के तौर पे देखे बनिस्बत के किसी और तौर पे। टूरिज्म जहां तक मेरा मानना है एक कॉन्फ्लिक्ट न्यूट्रल एक्टिविटी रहनी चाहिए। टूरिज्म मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन टूरिज्म की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। तो यहाँ 3 हुकूमतों को मिलकर काम करना होगा। जम्मू कश्मीर की इलेक्टेड गवर्नमेंट, जम्मू कश्मीर की अनइलेक्टेड गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कि हम पहलगाम में बायसरन में एक मेमोरियल कायम करेंगे उन 26 लोगों के लिए एक यादगार के तौर पे। यही है ये खूबसूरती जो उसने दी है, जिसको हम बेचते हैं और अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। इसे बहुत ज़रूरी है। मैं सारे वतन के लोगों से कहना चाहता हूँ, हमें बेहद अफसोस है जो हुआ, मगर हमने नहीं किया। आप जानते हैं किन ने किया। मगर आइए, वापस आइए, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। हम ही नहीं, बल्कि यहाँ पे भोलानाथ है, अमरनाथ जी की यात्रा होने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा आइए, हर तरफ से आइए। लेकिन कुछ लोग हैं जो यहाँ पे हमारे टूरिज़्म को ख़त्म करना चाहते हैं, टूरिज़्म इंडस्ट्री को ख़त्म करना चाहते हैं और हमारे लोगों का रोज़गार को ख़त्म करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे। जम्मू कश्मीर की सरकार अपने लोगों के लिए खड़ी है और हिंदुस्तान के लिए खड़ी है। बाहर से आना चाहते हैं टूरिस्ट, हम उनको वेलकम करते हैं, वो आए यहाँ। और जहाँ तक गुलमर्ग का सवाल है, गुलमर्ग ने हमेशा टूरिस्ट को वेलकम किया है। दरअसल अनुच्छेद 370 हटने और कोरोना के खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में पर्यटन तेजी से बढ़ा था। 2023 में जम्मू कश्मीर में कुल 2 करोड़ 12 लाख पर्यटक पहुंचे थे, जिसमें 55,337 विदेशी पर्यटक शामिल थे। 2024 में पर्यटकों की संख्या बढ़कर 2 करोड़ 36 लाख हो गई, जिसमें 65,452 विदेशी पर्यटक शामिल थे। जम्मू कश्मीर से पत्थरबाजी खत्म हो गई थी और लोग आतंक के खिलाफ खड़े हो रहे थे। ये बात न पाकिस्तान को पसंद आ रही थी और न ही आतंकवादियों को। इसीलिए उन्होंने धर्म पूछकर 26 पर्यटकों की हत्या कर दी। 2025 की शुरुआत में ही 8,14,000 पर्यटक श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन आए थे। ये नोट करने वाली बात है कि अगर पहलगाम हमला नहीं होता तो अभी ये संख्या और ज़्यादा बढ़ सकती थी, जिसके बाद पिछले 1 महीने में जम्मू कश्मीर से पर्यटक दूर हो रहे हैं। हमले के 2 हफ्ते के भीतर जम्मू कश्मीर के पर्यटन क्षेत्र को 1,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। लगभग 10 लाख से ज़्यादा बुकिंग रद्द की गई हैं, जिसमें होटल, हाउस बोट, टैक्सी सेवाएं, गाइड्स जैसे पर्यटन व्यवसाय प्रभावित हुए हैं। पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग और श्रीनगर जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों में 90 से 95% तक बुकिंग रद्द हो गई है, जिससे स्थान लगभग वीरान हो गए हैं।
पर्यटन जम्मू कश्मीर की जीएसडीपी में 7 से 8% का योगदान देता है। जीएसडीपी का मतलब ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। ये राज्यों के विकास गति को मापने का इंडिकेटर है। जीएसडीपी में 7 से 8% का योगदान यानी 18,500 से 21,200 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर को पर्यटन से मिलता है। अनंतनाग और बारामूला जिलों में 70% से ज्यादा आबादी पर्यटन पर निर्भर है। ऐसे में आतंकी हमले ने जम्मू कश्मीर के लोगों का काफी नुकसान किया है। पर्यटन केवल जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था नहीं, उसकी आत्मा है। वो रूह जो वादियों में बहती हवा, डल झील के शिकारे और पहाड़ों की मुस्कान में झलकती है। 22 अप्रैल का आतंकी हमला कश्मीर की आत्मा पर चोट था। पाकिस्तान और उसके आतंकियों ने कश्मीर की शांति को लहूलुहान किया है, लेकिन कश्मीर का अस्तित्व और हौसला इतना कमजोर नहीं कि इन आतंकियों के वार से टूट जाए। कश्मीर की व्यवस्था को यह भरोसा कायम करना होगा कि कोई आतंकी एक भी पर्यटक को छू नहीं सकता। कश्मीर के लोगों को पर्यटन की रक्षा के लिए खुद भी आगे आना होगा। इसमें वक्त लगेगा, लेकिन जब कश्मीर की वादी उठेगी तो अपनी सुंदरता और निडरता के साथ और भी शानदार ढंग से उठेगी। सत्ता की अगली खबर न्यायपालिका की विश्वसनीयता से जुड़ी है। केंद्र सरकार मॉनसून सत्र में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। इसके लिए विपक्षी दलों से समर्थन जुटाने की कोशिश शुरू हो गई है। सूत्रों के मुताबिक इस मुद्दे पर विपक्षी दलों का समर्थन मिलने की पूरी उम्मीद है। महाभियोग के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है और केंद्र सरकार को भरोसा है कि संसद के दोनों सदनों में उसको 2/3 बहुमत हासिल हो जाएगा। दिल्ली में जस्टिस वर्मा के आधिकारिक आवास से जले हुए नोटों की गड्डियां मिली थी, जिसके बाद उन पर सवाल उठे थे। जांच समिति ने उन्हें दोषी ठहराया था, लेकिन उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद अब उन्हें महाभियोग के जरिए हटाने की तैयारी की जा रही है। जस्टिस वर्मा के आवास से कैश मिलने के बाद उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया गया था। तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई करने की सिफारिश की थी। सीजेआई ने यह पत्र तब भेजा था जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित आंतरिक जांच समिति ने जस्टिस वर्मा को दोषी माना था। हालांकि इस कमेटी की फाइंडिंग्स को सार्वजनिक नहीं किया गया था। संसद का मॉनसून सत्र जुलाई के दूसरे पखवाड़े में शुरू होने की संभावना है, जिसमें उनके खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई की जा सकती है। ये मामला बहुत गंभीर है। किसी भी सिटिंग जज के घर पर यदि पैसे का ढेर मिले, उसमें आग लगी हो, तो प्रश्न न केवल गंभीर है, संवेदनशील भी है और इसकी जानकारी पूर्ण रूप से बाहर आनी चाहिए। ये तो अपेक्षा जो है समाज में रहेगी। समाज में भ्रष्टाचार की बू कहीं से भी है, कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे हिसाब से उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी। जब रिपोर्ट ने साफ साफ ये कह दिया कि कैश उनके घर में मिला, उस स्टोर रूम पे उन्हीं का कब्जा था, उन्हीं के लोग आते जाते थे, उस पर 2 ताले लगे हुए थे, तालों की चाबियां उन्हीं के पास रहती थी, तो ये जो है एक केस, क्रिमिनल केस बनता है। जो न्याय देने वाला है वही कुर्सी पे बैठा हुआ व्यक्ति यदि इतना मोटा भ्रष्टाचार करे, तो सरकार है, पार्लियामेंट है, सभी के साथ न्याय समान होगा। कांग्रेस पार्टी शुरू से करप्शन के खिलाफ है उस लड़ाई में, और न्यायालय जो न्याय के एक आस्था का केंद्र है, अगर वही स्वयं अगर उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगे तो ये अपेक्षा तो हम ये करते हैं कि उन्हें स्वयं त्यागपत्र देना चाहिए, पहली बात है। दूसरी बात, आज अगर भारतीय जनता पार्टी इतना विलंब क्यों, जिस प्रकार वो कार्रवाई करती है, आज उनके संवैधानिक संस्थान कहाँ है? Huge amount of money lying in one judge's residence. How to explain that? Who brought all those cash and how the cash was lying in his residence? So it is a serious matter. In order to restore the credibility for our judiciary, there must be some strong action.